हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखती हैं तो आपका ये तो टॉपिक इस तरह से तैयार हो जाएगा कि यदि इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? सही आंसर पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र के द्वारा बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की गई थी। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी, वह एक ब्राह्मण जाति का था और पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। इससे पहले मौर्य वंश का शासन था तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, लेकिन जब शुंग वंश की स्थापना होती है तो वो अपनी राजधानी विदिशा को बनाते हैं। यह बात आपको याद रखना है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शुंग वंश की स्थापना करने के बाद में शुंग शासकों ने अपनी राजधानी को कहाँ पे बनाया था। तो इसका सही आंसर है विदिशा में। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो इसका सही आंसर है सेनापति। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त की सेना का एक सेनापति था, जिसने अपने राजा बृहदत्त की हत्या करके खुद सिंहासन पर बैठ जाता है और शासन करने लगता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे तो इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे और ये इन यज्ञों को पतंजलि के द्वारा कराया गया था। बरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। आपको यह याद रखना है कि देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, कण्व वंश के संस्थापक कौन था? तो सही आंसर वासुदेव। वसुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना की गई थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे हम। इसकी शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या यानी देवभूति की हत्या 73 ईस्वी पूर्व वासुदेव ने की थी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की थी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो देवभूति अंतिम शासक शुंग वंश का था उसकी हत्या वासुदेव के द्वारा की जाती है और उसके बाद में मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना होती है। तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। तो ये आपको याद रखना है कि जो कण्व वंश था उसका अंतिम शासक सुशर्मा था। तो ये कण्व वंश ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है और ना ही यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है। तो ये आपको ओनली कनेक्टिविटी के लिए बताया जा रहा है कि पहले शुंग वंश आता है, उसके बाद में कण्व वंश आता है, उसके बाद में सातवाहन वंश आते हैं और छेदी वंश आते हैं। इस प्रकार से कनेक्टिविटी के लिए आपको ये बताया जा रहा है। हालांकि आप इसमें याद रख सकते हैं कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव थे, और अंतिम शासक कौन थे, तो सुशर्मा थे। बस आप इतना याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है सिमुक। सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व सुशर्मा, जो कि मैंने अभी बताया था कि कण्व वंश का अंतिम शासक था, की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो किसके अधीन रह के काम किया था? तो पहले मौर्यों के अधीन रह के इन्होंने काम किया था, क्योंकि आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इसीलिए इनके अधीन सातवाहनों ने पहले काम किया था। उसके बाद में अब ये मगध पर शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। हालांकि मगध से दक्कन की तरफ भी ये अपना शासन फैलाते हैं, क्योंकि उस समय पर ये सातवाहन वंश ही काफी महत्वपूर्ण राजा और शासक उभरते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन सा था जो बौद्ध बन गया? सही आंसर कनिष्क। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि कुषाण पल्लव के बाद आए, जो कि यूची या तोकरी भी कहलाते थे। यानी जो कुषाण थे उन्हें यूची या तोकरी कहा जाता था।
यूची नामक एक कबीला 5 भागों में या 5 कुलों में बटा था। उनमें से एक कुल का नाम कुषाण था। तो आपको ये याद रखना है कि जो कुषाण के पूर्वज थे उन्हें यूची कहा जाता था और ये यूची 5 भागों में विभाजित थी। इनमें से एक भाग का नाम कुषाण था। कुषाणों में सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था जो बौद्ध बन गया। तो इसका सही आंसर है कनिष्क। अगला क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्त कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? सही आंसर भारत और ग्रीक शैली। डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसे महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे तो कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाण कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व यानी गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया जिसे भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था और ये कब चलाया गया था। तो 78 ईस्वी में चलाया गया था और ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। जो कनिष्क एक कुषाणों का एक प्रमुख राजा था। अगला क्वेश्चन, चरक किसके दरबार में राज चिकित्सक थे? तो इसका सही आंसर है कनिष्क के दरबार में। कनिष्क के दरबार में चरक एक चिकित्सक के रूप में रहते थे। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, क्या कारण था कि यह तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल था? सही आंसर गांधार कला के होने के कारण तक्षशिला एक प्रसिद्ध थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई? सही आंसर इंडो बैक्टीरियन के द्वारा। तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा इंडो बैक्टीरियन या यूनानी या ग्रीक, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं। तो इनके द्वारा ये सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी तो इंडो बैक्टीरियम, या फिर अगर ये ऑप्शन नहीं है तो यूनानी दिया होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने की मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी, यानी सबसे ज्यादा शुद्ध सोने की मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी, तो वहां पे कुषाण आंसर सही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले किसके द्वारा चलाई गई थी तो इंडो बैक्टीरियन के द्वारा चलाई गई थी। ये एसएससी 2001 और 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों एक चीज और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यदि आपसे यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी तो वो गुप्त शासकों के द्वारा चलाई गई थी। तो ये स्वर्ण मुद्राओं से 3 क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। पहला क्वेश्चन यह बनता है कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी, तो इंडो बैक्टीरियन या फिर यूनानियों के द्वारा या ग्रीक के द्वारा चलाई गई थी। यह पहले ऑप्शन का आंसर रहेगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि सबसे पहले या सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी, तो शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी, तो कुषाणों के द्वारा। यदि आपसे यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी, तो गुप्त शासकों के द्वारा। ये तीनों आपको ये क्वेश्चन याद रखनी है क्योंकि ये कई बार रिपीट होके क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? सही आंसर मथुरा संग्रहालय में। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो यहाँ पे आ गया शुद्ध सिक्के, तो इसका सही आंसर है कुषाणों ने। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा जो कि मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी? सही आंसर सीसा। सातवाहनों ने सबसे ज्यादा मात्रा में शीशे की मुद्राओं को चलाया था। हालांकि इन्होंने प्लेटिन की मुद्राओं को भी चलाया था, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में सीसा की मुद्राएं चलाई गई थी।
इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे तो सातवाहनों के समय में सर्वाधिक सिक्के शीशे के बने थे। सातवाहन अपना सिक्का डालने के लिए जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे वो रोम से मंगवाते थे। सातवाहन शासकों ने चांदी के, तांबे के, सीसा के, पोटिन के और कांसी के मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था। तो आपको ये याद रखना है कि इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, तांबे के भी चलवाए थे, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में शीशे के चलवाए थे, और पोटीन के भी चलाए थे, तो और कांसे के भी। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पोटीन के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे, तो सातवाहनों ने। यदि आपसे यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शीशा के सिक्के किसने चलवाए थे, तो सातवाहनों ने। ये 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? सही आंसर नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। आपने पहले वाली वीडियो में देखा था कि जब मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया था तो वहाँ होती है वो कनिष्क के समय में होती है। तो वहां पे मैंने आपको यह बताया था कि जो बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष। तो अश्वघोष और वसुमित्र ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, और इसी समय पर जो राजा थे वो कौन थे, वो थे कनिष्क। तो ये कनिष्क के तीनों समकालीन हो गए, और इसी समय पर नागार्जुन थे। तो ये हमारा इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि बी ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वसुमित्र शुंग होते हैं और राजा कनिष्क होते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो राजा कनिष्क होते हैं वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। वसुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महाचेत और संगरच भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर है सातवाहनों ने। सबसे पहले सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों के द्वारा सबसे पहले किया गया था, और भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईस्वी पूर्व सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख किया गया है। तो जब राजा अश्वमेध यज्ञ कराते थे तो उन्हें वो जो ब्राह्मण होते थे उन्हें वो गांव या कोई जमीन उन्हें अनुदान के रूप में दी जाती थी। तो यह उल्लेख नानाघाट अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिदा पर्दा का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर यूनानियों ने। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। क्योंकि पर्दा यूनानियों की देन था इसीलिए इसे यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था ये। अगला क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? सही आंसर कनिष्क ने। इसे महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखेंगे तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण यानी कुषाण वंश थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था, यानी जो कुषाण थे वो जो भी व्यापारी व्यापार करते थे उन्हें वो रक्षा या उनकी सुरक्षा करते थे, और उस मार्ग से जो भी व्यापारी जाते थे उनसे वो कर लेते थे। और इस क्षेत्र के द्वारा या इस रास्ते के द्वारा रेशम का व्यापार होता था, इसीलिए इसे रेशम के मार्ग के नाम से जाना जाता है। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क के द्वारा कराया गया था, ये आपको याद रखना है। और एक बात और इसमें याद रखना है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई? तो सही आंसर है कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा सोने की मोहरों को चलाया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। तो इसका मतलब यह है कि जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी
उनसे ज्यादा शुद्ध सोने की जो मुद्रा थी वो कुषाणों के शासनकाल में चलाई गई थी। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे, तो कुषाणों के द्वारा सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाता है। अगला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो सही आंसर कनिष्क। कनिष्क के दरबार में चरक और नागार्जुन रहते थे। अगला क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? सही आंसर कनिष्क के शासनकाल में। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, कुषाण कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता था, जिसे भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? सही आंसर खारवेल। खारवेल कलिंग का महान शासक था। यह वही कलिंग है जिस पर अशोक ने 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में रक्तपात किया गया था, यानी लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद में अशोक ने दम को अपना लिया था और युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तो आपको ये बात पहले कलिंग के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद में इसके शासन के बारे में या इसके जो भी शासक होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय होता है। तो कलिंग में कौन सा वंश आता है? चेदी वंश आता है। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। आपको यह याद रखना है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन का अनुयायी था और जो जैन के अनुयायी होते हैं या जैन धर्म को मानने वाले होते हैं उनके लिए उसने उदयगिरी की पहाड़ियों में जैन मुनियों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। ये बात आपको खारवेल के बारे में याद रखना है कि खारवेल उड़ीसा या कलिंग के शासक थे और ये चेदी वंश के थे और इन्होंने उदयगिरी की पहाड़ियों में जैन मुनियों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो सही आंसर है वास्तुकला में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने आरंभ के दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया था? सही आंसर आंध्र क्षेत्र से। सातवाहनों ने प्रारंभ में अपना शासन आंध्र क्षेत्र से प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर पेटन या प्रतिष्ठान। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। सिमुक ने 60 ईस्वा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो यह सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाई जो कि औरंगाबाद जिले में है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो आपने देखा कि जो सातवाहन वंशों के जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले जोड़ा है। तो आपको ये याद रखना है कि कई बार आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस वंश के राजाओं ने अपनी माता का नाम पहले जोड़कर शासन किया था। तो इसका सही आंसर है सातवाहनों के जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले जोड़कर राजा के नाम के रूप में वो जाने गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? सही आंसर है हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा में जो मिला था उससे मिलती है और खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। ये बात आपको याद रखनी है चेदी वंश के बारे में जो कि कलिंग में स्थित था। अगला क्वेश्चन, किस सातवाहन नरेश ने
गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? सही आंसर हॉल ने हॉल के द्वारा गाथा सप्तशती की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सही आंसर सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृतिक भाषा थी और ये ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, उसके बाद में हम कल क्वेश्चन करेंगे जो भी बचे हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।